ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक सीरीज जो चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रीड करेंगे। रीड करने का मेरा मेन एम यह बताने का है या फिर यूं कहूं तो आपको यह दर्शाने का है कि यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज मेंस में समान अध्ययन जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसका पेपर 3 मतलब जो इको, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर ये सबसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है। और यह हम लोगों ने 2014 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 और 20 मतलब जब से पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद से हम लोग एक सीरीज में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबको मालूम है कि जीएस का कुल 4 पेपर होता है जिसका हम लोगों ने पहले से जीएस पेपर 1 मतलब समान अध्ययन प्रश्न पत्र पहला हो जिसमें कि हिस्ट्री वगैरह और जीओ से पूछा जाता है। दूसरा पॉलिटिकल साइंस जानते ही हैं जीएस2 का, और ये जीएस3 है उसका देखेंगे। इसके बाद जीएस4 देखेंगे, फिर 2015 का देखेंगे। इस तरह हम लोग 2020 तक देखेंगे। 3 घंटे का होता है मिनिमम, मैक्सिमम 250 का है मतलब 250 नंबर का होता है। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश कुछ दिए गए हैं उसको मैं आपके समक्ष पढ़कर बता देंगे। एक सामान्य सा इसे गाइडलाइंस कह सकते हैं जो जिसमें कहा गया है कि उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। यहाँ मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखिए इसमें क्या अनुदेश दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, आखिर कुछ गाइडलाइंस जो है उसका क्या मतलब है। तो कुल 20 प्रश्न होंगे मतलब प्रश्नों की संख्या 20 होंगी जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर प्रत्येक प्रश्न भाग की नियत अंक कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रश्न पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। मतलब जिस मीडियम में आप जैसे ऑप्ट किए हैं फॉर्म भरते वक्त, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में, हिंदी का हो इंग्लिश में, या जो भी भाषा आपने चुना है उस भाषा में ही आपको उत्तर लिखना है। और मुख्य पृष्ठ पर एक कॉलम में भरने का भी दिया होता है कि आप किस मीडियम में परीक्षा दे रहे हैं। आगे है प्रश्नों की शब्द सीमा मतलब जो वर्ड लिमिटेशंस है उस पे भी हमें ध्यान देना है, शब्द सीमा पे, और जहां उल्लिखित है को माना जाना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। मतलब कोई अगर खाली पेज बच जाता है तो उसे ऐसे करके पूरा पेज को काट एक लाइन ऐसे खींच देना चाहिए, मतलब स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। यही है। ये देखिए इंग्लिश में भी वही बताया, जनरल स्टडीज पेपर 3 और 3 घंटे 250 मार्क्स, सेम वही है। गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस जो कह सकते हैं आप, प्लीज रीड each of the following instructions carefully before attempting questions. There are 20 questions printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. The number of marks carried by a question part is indicated against it. Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of the question cum answer booklet in the space provided. No marks will be given for answer written in medium other than the authorized one. Word limit in questions wherever specified should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके पहले देखिए कुछ बताया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 200 शब्दों से ज्यादा ना हो। मतलब वर्ड लिमिटेशन जो है हमारा वो 200 है, मतलब 200 शब्द, 2, 4, 5 वर्ड आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, लेकिन 210 और 190 के बीच में होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। मतलब 200 शब्दों से अधिक ना हो। आगे इसमें देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति कहा गया है कि उत्तर की विषय वस्तु शब्द की सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ।
मतलब क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आप बल्क क्वांटिटी में 8-10 पेज लिख रहे हैं, एक ही प्रश्नों के उत्तर देने में लगा दिए और क्वालिटी कुछ है ही नहीं, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। तो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है, कंटेंट पे फोकस करना है। आंसर 200 शब्दों में ही लिखे, इससे अधिक ना लिखे। लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कंटेंट। अब जो है सभी 20 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि 12.5 नंबर का है, 250 नंबर हो गया। सारे प्रश्न जितने भी 20 प्रश्न सब 12.5 नंबर का है, 12.5। अब आइए प्रश्न पत्र पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अंग्रेजी में दोनों पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, डिस्कशन किसी अगले वीडियो में। सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल समृद्धि के क्या कारण है? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? Normally countries shift from agriculture to industry and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? Now, दूसरा क्वेश्चन देखिए। जिस समय हम भारत के जनसंख्यायिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है, वे जॉब कहां से आएंगे? स्पष्ट कीजिए। While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain. Now, question number 3. एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियां APMCs ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्य वस्तु महंगाई का कारण भी रही है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। There is also a point of view that agricultural produce market committees APMCs set up under the State Act have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गांवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? In the villages itself, no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients? Question number 5. भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में औद्योगिकीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and Resettlement Act 2013 has come into effect from 1st January 2014. What are the key issues which would get addressed with the act in place? What implications would it have on industrialization and agriculture in India? तो हम लोग छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था
का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा निर्देशन किया है, परंतु फिर भी वह अक्सर दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमानताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में भारत में समावेशी समृद्धि को लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा, चर्चा कीजिए। Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to worldwide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? Discuss. Question number 7 देखिए। समझाइए कि दीर्घकालिक पकनावधि जेस्टेशंस आधिकारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किस प्रकार आधारणीय देयताओं को भविष्य पर अंतरित कर सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता ना हो। क्या व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए? Explain how private-public partnership arrangements in the long gestation infrastructure projects can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations' capacities are not compromised? Question number 8 देखें। राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति वाहनों की आवाजाही के बजाय लोगों की आवाजाही पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी emphasizes on moving people instead of moving vehicles. Discuss critically the success of various strategies of the government in this regard. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रक्षा क्षेत्र में विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? Foreign direct investment in the defense sector is now said to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defense and economy in the short and long run? Question number 10. भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि विज्ञान में कैरियर उतना आकर्षक नहीं है जितना कि वह कारोबार, व्यवसाय, इंजीनियरिंग या प्रशासन में है, और विश्वविद्यालय उपभोक्ता उन्मुखी होते जा रहे हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इज डिक्लाइनिंग बिकॉज अ कैरियर इन साइंस इज नॉट एज अट्रैक्टिव as are businesses, professions, engineering or administrations, and the universities are becoming consumer oriented. Critically comment. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या एंटीबायोटिक का अति उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता भारत में औषधि प्रतिरोधी रोगों के आविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं? अनुभवी क्षण और नियंत्रण की क्या क्रियाविधियां उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए। Can overuse and free availability of antibiotics without doctors' prescriptions be contributors to the emergence of drug-resistant diseases in India? What are the available mechanisms for the monitoring and control? Critically discuss the various issues involved. क्वेश्चन नंबर 12 देखें। वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व हो जाता है और वे मुद्देबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। In a globalized world, intellectual property rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish between the terms copyrights, patents, and trade secrets. Question number 13. क्या UNFCCC के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिक
तत्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए। यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजिए। Should the pursuit of carbon credits and clean development mechanism set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slides in the value of a carbon credit? Discuss with respect to India's energy needs for economic growth. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंत्र प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सितंबर 2010 मार्गदर्शित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए। Drought has been recognized as a disaster in view of its spatial expense, temporal duration, slow onset, and lasting effects on vulnerable sections, with a focus on the September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority (NDMA). Discuss the mechanisms for preparedness to deal with likely El Nino or La Nina fallouts in India. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व आधिकारिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयला गर्त शिखरों पर अवस्थित कोयला अग्रित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। Environmental impact assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pithheads. Question 16. बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है। ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। The diverse nature of India's as a multi-religious and multi-ethnic society is not immune to the impact of radicalism, which is seen in her neighborhood. Discuss along with strategies to be adopted to counter this environment. Question number 17. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र एयर स्पेस पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं? इस आकाशीय क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे प्रस्तुत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रण करने के लिए तरीके सुझाइए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज प्रोवाइड ऑल कंट्रीज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस above their territory. What do we understand by airspace? What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges which this poses and suggest way to contain the threat. अब आ जाइए 18 नंबर। भारत की सुरक्षा को गैर कानूनी सीमा पार प्रवेशन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवेशन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। हाउ डज illegal trans-border migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration. Question number 20. 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरीय अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया है। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परिणाम है? In 2012, the longitudinal marking for high risk areas for piracy was moved from 65 degrees east to 78 degrees east in the Arabian Sea by the International Maritime Organization. What impact does this have on India's maritime security concerns? क्वेश्चन नंबर 20 देखें। चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए
समझौता किया है? यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चाइना एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। व्हाट थ्रेट डज दिस पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी? क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये देखा जो है हम लोगों ने सामान्य अध्ययन पेपर 3 का आज हम लोगों ने रीडिंग किया। इसमें विश्लेषण क्या कह सकते हैं, रीडिंग किया। रीडिंग करने के बाद यह जाना किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के पूछने का पैटर्न क्या है, इसे आपने भलीभांति देखा होगा। तो आप खुद इसका मूल्यांकन करें। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।